मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं हरीश रावत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में अगर उत्तराखंड को समझने वाला, उत्तराखंड को जानने वाला, उत्तराखंड के गांव को समझने वाला अगर कोई शख्स है, मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा शख्स हरीश रावत जी है। बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी आपका इंडिया न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, हरीश जी आप वक्त दिया हमको और आप डायरेक्ट दिल्ली से आ रहे हैं। अगले साल चुनाव है लोकसभा के 2024 में, तो खड़गे जी से क्या इसी को लेकर बातचीत है? अध्यक्ष जी के पास मार्गदर्शन के लिए, शक्ति लेने के लिए जाना पड़ता है। हम लोग गाड़ी चालक हैं, तो पेट्रोल पंप वो हमारे शक्ति केंद्र हैं, तो वहाँ नहीं जाएंगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, उनसे ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उनसे भेंट करने के लिए गया था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है कि आपको मार्गदर्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, इस समय मैं अध्यक्ष को बात के लिए बधाई देने के लिए भी गया था कि हिमाचल के बाद उनके नेतृत्व में ये दूसरी जीत है कर्नाटक की, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में जीत कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हम किस तरीके से उसका स्वागत करते हैं, किस तरीके से विजय के स्वागत के लिए अपने को तैयार करते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। तो उसके लिए आगे के लिए शुभकामनाएं देने के लिए भी गया था, और उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से शुभकामना देने के लिए गया था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शुभकामनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत 2024 में भी पड़ने वाली है कांग्रेस को। ठीक है, अभी हाल में कर्नाटक में एक अच्छी जीत कांग्रेस को मिली है, एक संजीवनी के तौर पर उसको देखा जा रहा है, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उत्तराखंड के लिहाज से उसको कैसे आप देखते हैं? कितना टफ ये है? क्योंकि अभी की जो परिस्थितियां हैं वो कम से कम यहाँ बोलते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि फेवरेबल अभी तक तो नहीं दिख रही। देखिए, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है। जितने भी सब्सिक्वेंट इलेक्शन होते हैं, राज्यों के होते हैं, नगर पंचायतों के होते हैं, जिला पंचायतों के होते हैं, तो अब पिछले 10 साल से एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक सोच सत्ता में है। आप अर्थशास्त्र का नियम ही जानते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न का, उपयोगिता ह्रास का नियम। तो लोग देखते देखते 9 साल के बाद अब लोग परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, और एक अच्छा जो पक्ष सामने आ रहा है वो ये है कि जितनी संवैधानिक लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली ताकतें हैं, वो सब इस बात को महसूस कर रही हैं कि हमको एकजुट होकर के चुनाव खड़ा होना चाहिए। जिन लोगों का विश्वास भी गांधी, नेहरू, अंबेडकर, क्योंकि हमारे देश के स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के जस्ट बाद के इतिहास में इन 3 महापुरुषों का इम्प्रिंट संविधान के रूप में भी, और हमारे दूसरी जो चीज़ें, देश का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो बुनियाद पड़ी है, उसमें दिखाई देता है। तो उनके सिद्धांतों पर जितने लोग भी विश्वास रखने वाले हैं वो भी ये महसूस कर रहे हैं, यदि आपको गांधी की सोच, गांधी की अहिंसा, सहिष्णुता, शांति, नेहरू का लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र, और अंबेडकर के सामाजिक न्याय को बचाना है, जिनके लिए भारत जाना जाता है, हमारा गणतंत्र जाना जाता है, उनको बचाना है, तो आपको 2024 में परिवर्तन को गति देनी पड़ेगी, परिवर्तन को शक्ति देनी पड़ेगी। आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न का सिद्धांत है वो भाजपा के खिलाफ काम कर रहा है, मोदी जी के भी खिलाफ काम कर रहा है। जितने राज्यों में से इस समय भाजपा की ताकत आई है, आप जरा गिन लीजिए, उन राज्यों में एक भी सीट बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है भाजपा के पास। जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, आप किसी, गुजरात है, किसी भी देख लीजिए, तो इनमें उनकी सीट बढ़ने की गुंजाइश है नहीं, और घटने की संभावनाएं पूरी की पूरी बनी हुई है। लेकिन आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में उन्होंने मिशन 5 सेट किया, यूपी में मिशन 80 सेट कर रहे हैं। मिशन तो वो आगे रख रहे हैं ना, मिशन 80 सेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। वो
मिशन 80 रखें, मिशन 5 रखें, दुनिया में चमत्कार होते हैं, बार बार नहीं होते। नहीं, लेकिन मोदी जी को तो लोग जादूगर नहीं, कहते हैं पॉलिटिक्स का। एक आध बार लग गया, लेकिन रोज नहीं होते हैं। अब लोगों के समझ में भी आ गया है। अब तो जितनी सीटें हैं उनकी घटनी ही घटनी है और बढ़ने की संभावना कहीं से नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि फला राज्य है जहां से भाजपा मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड में सीटें नहीं बढ़ी। मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड में सीटें नहीं भी बढ़ी, मान लीजिए नहीं बढ़ी सीटें, लेकिन अगर सस्टेन कर गए तो। अब कर्नाटका के अंदर उनकी बढ़ोतरी की तो संभावना है नहीं। सरकार बनने के बाद 5, 7, 10, आप कर्नाटक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट आ गया है। मैं उत्तराखंड पे इसलिए हूँ क्योंकि हाँ रिजल्ट आना है अगले साल 24 में। अच्छा, उत्तराखंड में भी हमारी कोशिश रहेगी कि 5 से 5, क्योंकि उत्तराखंड का स्वभाव है वो देता है तो थप्पड़ फाड़ मैंने करके इसीलिए देता तो है। जब आपने परिवर्तन की बात की ना, पिछली बार भाजपा को थप्पड़ फाड़ करके दिया है, इस बार हमारी बारी। यही इसी सवाल पे आ रहा था सर कि जब आपने परिवर्तन की बात की तो मेरा सवाल ये था कि जिस जनता ने 2022 में परिवर्तन नहीं चाहा और वो भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन था, 2 बार एक सरकार उत्तराखंड के इतिहास में नहीं आई थी पहले, उसी जनता ने 2022 में परिवर्तन नहीं किया, उसी पर भरोसा जताया, सरकार बना ली। तो वो 2024 में एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि आप कह रहे हैं कि परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने या मोदी जी ने हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना दिया। कहीं इस इतिहास में नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री वोट मांगे, ये कहे कि शमशान घाट और कब्रिस्तान का अंतर लोगों को बताए, कहे कि आप तय करिए कि वोट आप शमशान घाट के सवाल पर देना है, कब्रिस्तान के सवाल पर देना है, या ईद में ज़्यादा बिजली मिलती है, दिवाली में कम मिलती है। प्रधानमंत्री के शब्द होते नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये शब्द कहे। उन्होंने हिंदुत्व के एक मैं उसको हिंदुत्व नहीं मानता, वो एक कम्युनिटी जो है वो बनाया और उस पर उत्तर प्रदेश गया, दहेज में हमको भी लेकर के गया 2017 में, और 2000 में भी 2022 के बाद भी वही स्थिति आई। अब परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। वो परिवर्तन प्रारंभ हुआ है हिमाचल से, वो परिवर्तन प्रारंभ हुआ है कर्नाटका से, और आप देखिएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैंने फिर दोहरा रहा हूँ, राजस्थान, तेलंगाना, ये सब कांग्रेस के लिए संभावनाएं खोल करके खड़े हैं। आओ, हम तुमको जो है आशीर्वाद देना चाहते हैं। ठीक है, मैं वापस उत्तराखंड पर आऊंगा। मिजोरम में भी जो परिवर्तन आने जा रहा है। मैं वापस पॉलिटिक्स पर आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँ, आजकल उत्तराखंड में पहले कभी इतना नहीं सुनने को मिलता था। लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, ये सब टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ज्यादा उत्तराखंड में सुनने को मिल रही है। टर्मिनोलॉजी पर आप बिलीव करते हैं? देखिए, उत्तराखंड नहीं तो इस पर क्या राय है आपकी? ये तीनों शब्द, बल्कि 2 शब्द और एक कवच शब्द, लव जिहाद और लैंड जिहाद, ये देवभूमि है। देवभूमि में ये शब्द कहाँ से? ये शांति, सहिष्णुता और धार्मिक आस्था की धरती है। इसमें इन शब्दों के लिए स्थान है ही नहीं। ये तो भाजपा की फैक्ट्री में बने हुए शब्द हैं और लोगों के गले में डाले जा रहे। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड की देवभूमि और अध्यात्म के साथ इन 2 शब्दों के प्रयोग से ज्यादा अपमानकारक कोई चीज नहीं है। अच्छा, आपने इसको कहा कि भाजपा की फैक्ट्री का प्रोडक्ट। लव जिहाद भी और जो है लैंड जिहाद भी। अब रहा इसका आपराधिक वो, यदि कुछ आपराधिकता है तो उस आपराधिकता को रोके कौन? यदि अपराध हुआ है, 6 साल हुआ, 10 साल से हुआ, 15 साल से हुआ, कम ऑन, फैक्ट्स के साथ आगे आइए। और मेरा तो आरोप है कि जितनी जो ये लैंड कब्जे की बात कही जा रही है, ये कब्जे पिछले 10 सालों 9 सालों के अंदर हुए हैं। बहुत कम है पहले के कब्जे तो ऐतिहासिकता के कब्जे हैं। जो पहले के कब्जे हैं वो जो है, जो लोग दलित थे, भूमिहीन थे, शिल्पकार थे, गरीब थे, वो जंगल की जमीनों पर आकर के बसे हैं। जो उत्तराखंड के जरूरतमंद थे, जिनके लिए राज्य बनाया गया, ये उनके कब्जे हैं। या उन लोगों के कब्जे हैं जो आजीविका की खोज में उत्तराखंड में आए, इन नदियों के नालों में आदि में बस गए, जिनके लिए हमारी सरकार ने कानून बनाया। हमने कहा हम इनका नियमितीकरण करेंगे, जो इस तरीके की जमीन कब्जे हैं जो है। लेकिन ये जिन्हें इस तरीके के
जिहादी जिनको कहा जा रहा है, ये सारे के सारे इनमें से 80% कब्जे मतलब आप कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसी भाजपा कोई के चीज़ समय नहीं के हैं। लव जिहाद सब तो उत्तराखंड के मैं वही कह रहा हूं ना। शब्द आप उत्तराखंड का शब्दकोश देखिए, उस शब्दकोश में पिछले 2-3 ही साल में अवतरित हुआ है। ये कौन ने इस जिहाद को लेकर के आया? इसके पीछे और आपने कहा कि ये बीजेपी की फैक्ट्री में बना झूठ है। इसके पीछे कोई आपराधिक मनोवृत्ति है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो आज के में बैठे हुए लोग हैं, जो तो यही तो कह रहे हैं, जो लॉ यही को तो कह रहे हैं। आप कहा कि बीजेपी की फैक्ट्री में बने हुए झूठ है, लॉ को इन्फोर्स करने वाले लोग हैं। बीजेपी ये कह रही है कि भाई बीजेपी ये कहती है कि देवभूमि बनी रहे, इसलिए हम इस पर रोक लगा रहे हैं। एक जानकारी इसको रोकना चाहिए। प्रलोभन दे करके किसी का धर्मांतरण करवाना, भाव लेकर के धर्मांतरण करवाना, धन लेकर के धर्मांतरण करवाना कानूनन अपराध है, आईपीसी के अंदर अपराध है। यदि उसको नहीं रोक पाए हैं तो उसके लिए किसको अच्छा, दोष मतलब दिया आप कह जाना रहे हैं कि चाहिए? एक्शन लें लेकिन नई टर्म डिफाइन ना करें, ये कह रहे हैं आप। भाजपा जो है अपनी फैक्ट्री से नए शब्द निकाल रही है और एक नया कवच अवतारित हुआ है, वो है कॉमन सिविल कोड का। भैया, कॉमन सिविल कोड नाम हमारे देश के संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों में अंबेडकर जी और नेहरू जी ने कहा, आयरलैंड के संविधान से लेकर के उनका भाषण है, ये शब्द उन्होंने कहा जिस दिन सबको समावेश हो, सबको राजी करवाओ और कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड नाम है, तो एक राज्य का अलग कोड होगा, हिमाचल का अलग होगा, गुजरात का कोड अलग होगा, तो कॉमन सिविल कोड कहाँ से रह गया? तो आप राज्यों के सिविल कोड बना रहे हैं, केवल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि राज्यों से सवाल पूछ रहे हैं। लोग कह रहे हैं बिजली के तार हैं, बिजली 24 घंटा क्यों नहीं आ रही है? नल है, पानी क्यों नहीं आ रहा है? अस्पताल हैं, उनमें डॉक्टर क्यों नहीं है? टीचर है, स्कूल हैं, टीचर क्यों नहीं है? लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि पोस्टें खाली हैं, लड़कों की नौकरियां क्यों नहीं लग रही हैं? लोग सवाल कर रहे हैं कि ये महंगाई क्यों है? सड़कें हैं, इनमें गड्ढे ही गड्ढे क्यों हैं? ये सारे सवाल बिखरे पड़े हैं। इन सवालों ये सवाल बताते हैं कि आप इन सवालों आप से सरकार बचाव से के नाराज लिए, हैं। इन सवालों से बचाव के लिए उत्तराखंड की धार्मिक भावना की धर्मनिरपेक्षता का शोषण करने के लिए एक कवच बनाया था सिविल कोड का, जो कॉमन सिविल कोड शब्द के साथ अन्याय है। मैं कह रहा हूँ, कम ऑन, यदि हिम्मत है तो मोदी जी और अमित शाह जी कहें हम राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन सिविल कोड लाते हैं और सबसे बातचीत करें, जो संविधान ने कहा है उसके अनुसार बातचीत करें और उसका समाधान निकालें। ठीक है, आप सरकार से नाराज हैं। अब इस बात से मुझे एक चीज का जवाब उसमें दीजिए। बेचारे सारा का सारा मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री के कंधों पर डाल दिया। मुझे एक चीज का उनके लिए भी ठीक हो रहा है ये सवाल। आपकी नाराजगी मैं समझ गया। नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं। नहीं, सरकार से नाराजगी नहीं। अरे भाई, मैं आपकी नाराजगी समझ गया, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि छोटे भाई आपसे नाराज है, हरक सिंह रावत जी अभी थोड़ी देर पहले आए थे यहाँ पर, बातचीत की तो बड़े नाराज से लगे। नो कमेंट। नहीं, मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हरीश रावत जी नो कमेंट बोले। यदि कोई, मैं तो कह रहा हूँ जितने लोग कांग्रेस के अंदर, भाजपा के अंदर, दूसरी पार्टियों में, साधु संतों में भी नाराज हो सकते हैं, हरीश रावत उसके लिए अपने को प्रस्तुत करता है। जितने लोग हों, नहीं तो नो कमेंट को मैं क्या समझूं? आप लिस्ट बना करके इन नाराजगों की सूची बना लीजिए और सबको जो है मेरे नाम पर लिख दीजिए, कुछ मेरे खाने जाना चाहिए भैया। तो ये सब नाराजगों, इन सब नाराज लोगों को मेरे खाते में डाल दीजिए। नहीं, आपके इस नो कमेंट को मैं क्या समझूं? नाराजगी, या आप कह रहे हैं कि बस अभी वक्त आएगा तब बताऊंगा, तब बोलूंगा? क्या समझूं मैं इस आपके नो कमेंट को? वक्त आ रहा है, 2024 में परिवर्तन लाएंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 2024 में वो दावेदारी ठोक रहे हैं हरिद्वार से, और वो ये भी कहते हैं कि भाई मुझे हरक सिंह रावत जी का आशीर्वाद भी चाहिए। लेकिन आप लंबी चौड़ी नाराजगी की लिस्ट गिना के गए, मेरे बैठे थे यहीं पर, बहुत लंबी चौड़ी नाराजगी की उनकी लिस्ट थी कि भाई जो मेरे खिलाफ मंच से बोलता था उसे हरीश रावत जी का आशीर्वाद मिलता था, जो मेरे खिलाफ मंच से उल्टी सीधी बात करता था उसे राज्य मंत्री बना दिया जाता था। वो तो साफ कह के गए हैं। एक बार इंडिया न्यूज भी इतना समाचारों की कमी नहीं हो गई है और मैं भी जो है इन सब बातों पर क्यों उलझूं? कुछ और भी जिंदगी में गम है, मोहब्बत के सिवा, इन नाराजगियों के सिवा भी तो कुछ और बातें हैं उत्तराखंड गीत में। अब मुझसे पूछ कर देख लीजिए, मैं बात कर लूँगा।
ठीक है, चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम सर हम महिलाएं हैं और महिलाओं के उत्थान से जुड़ी हम बात भी कर रहे हैं। आपने देखा भी कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर किया है, तो हम उनको सम्मानित भी कर रहे हैं अपने इस मंच के जरिए। आप चूंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड को जानना समझना आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई करता। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की महिलाएं जो पीछे छूट गई हैं किसी कारणवश, चाहे डेमोग्राफी हो, बहुत सारे वजह रही हो, या सरकारों की कुछ रही हो, तो उनको आगे लाया जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए कि जो महिलाएं आगे कर रही हैं। यहाँ की सरकार को महिला ओरिएंटेड होना चाहिए और जो गवर्नमेंट है और चीफ मिनिस्टर है उसका प्रयास होना चाहिए कि हर चीज में समझा जाए कि राज्य की नीति का केंद्र बिंदु महिला है। और जब हम महिला कहते हैं तो दूर दराज की गांव की उस महिला को जो आज भी कुटले से गुड़ाई करके निराई करके किसी तरीके से थोड़ा सब्जी पैदा करके अपने जीवन का यापन कर रही है, जिसको आज भी बेहतर दवाई नहीं मिल रही है, जिसको बेहतर खाना नहीं मिल रहा है, बेहतर कपड़े नहीं मिल रहे हैं, जिसके पास बेहतर घर नहीं है, वो हमारे केंद्र बिंदु होने चाहिए। और उसके लिए एक शब्द मैंने उसके लिए कॉइन अप किया, उत्तराखंडियत। आप उत्तराखंड के समग्र दर्द को यदि विकासात्मक स्वरूप देने का काम करेंगे तो वही उत्तराखंडियत है। आप पिक एंड चूज के तरीके से काम नहीं कर सकते। अब मान लिया हरीश रावत ये कहे कि मैं जब हमारी गवर्नमेंट थी तो मैंने कह दिया इनसे कि 1100 लड़कियों को जो है सीधे सीधे पुलिस में भर्ती करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि महिलाओं का पूरा सशक्तिकरण हो गया। मैं ये कहा कि महिलाओं को जो है हमने एक प्रकार से पहली बार उनको एक बिजनेस मॉडल बना करके स्वयं सहायता समूह को संपन्न कराने का काम किया। हमने महिलाओं के अंदर जितने भी दुखियारी वर्ग हो सकते थे, जिनमें परित्यक्ता महिला से लेकर के एकल महिला तक, विकलांग से लेकर के जिसको हमारे वहाँ छुड़गली कहते हैं, जिसने ससुराल से जो मायके में आ गई है लेकिन अब मायके ससुराल वाले लेकर के नहीं जा रहे हैं, वो महिलाएं तक, जहाँ भी महिला के ऊपर कोई विपत्ति थी तो उन सारी महिलाओं को हमने पेंशन के दायरे में लेकर के आए। हमने कहा महिला के लिए सुविधाएं और यानी कि आप कह रहे हैं कंसोलिडेट तरीके से काम करने की जरूरत है। ये दोनों जो है एक मौलिकता के रूप में उनको उपलब्ध होना चाहिए और उसमें आज की गवर्नमेंट भी कुछ वृद्धि कर रही होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो वृद्धि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको मैसेज ये देना चाहिए उत्तराखंड के अंदर कि हम हर नीति के पीछे दो चीजें थी। एक, कितनों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, दूसरा महिलाओं को कितना लाभ पहुंचा रहा है, और तीसरा गरीबों तक ये कितना पहुंच पा रहा है। और मुझे इतनी खुशी है कि 3 साल में हमारी सरकार ने इन 3 बुनियादी बातों को ध्यान में रखा। पहला कि महिलाओं को क्या लाभ इससे मिलेगा, महिलाओं तक कैसे लाभ पहुंचेगा, तीसरा गरीबों तक जिन नीतियों को हम बना रहे हैं वो कैसे पहुंच पाएंगे, और तीसरी बात जो है इससे रोजगार सृजन की कितनी संभावनाएं हैं। और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो रोजगार सृजन की बात है वो बिल्कुल सूख गई है। इस सरकार के अंदर यदि कोई स्रोत सूखा है बिल्कुल तो वह है रोजगार सृजन का स्रोत। और दूसरी बात जो है महिलाओं में भी और गरीबों के मामले में भी टोकनिज्म से काम चलाया जा रहा है, तो टोकनिज्म से काम नहीं चलेगा। अब हमने कला संस्कृति के क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों में है। आप आज मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि महिलाएं बड़े पैमाने पर आगे आकर कर रही। जब हमने अन्नपूर्णा, इसीलिए सर हमने आज अपना ये शो भी इसलिए आज हमने रखा था कि ऐसी महिलाएं उत्तराखंड की जिन्होंने, जब हमने मड़वा झुमरा आज उत्तराखंड का नाम देश दुनिया में रोशन किया है, आज हम उनको इसीलिए सम्मानित भी कर रहे हैं इस मंच के जरिए। जब हमने जो है प्रजाति के वस्तु आदि आदि की बात करी तो इन सब के पीछे एक ही वो था कि जो हमारा ग्रामीण मॉडल है और महिला बेस्ड जो अर्थतंत्र है उसको हम सबल कर सके। और जब तक हम महिला बेस्ड अर्थतंत्र को सबल नहीं करेंगे, उस पर फोकस नहीं रखेंगे, नीतियों को उसके चारों तरफ बना करके उसको सशक्त नहीं करेंगे, पलायन होता रहेगा। अब आप देख लीजिए कितना विडंबनापूर्ण है कि राज्य के पास पलायन आयोग है, और जिस दिन से पलायन आयोग बना है, पलायन आयोग बनने से पहले जो है प्रति माह जो
पहाड़ों से मैं- गांवों से पलायन का दर था जी। वो उससे नीचे था, आज वो 250 से ऊपर पहुंच गया है। मैं बिल्कुल हरीश वो जी, 250 से- मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। महिला शक्ति इंतजार कर लगता है कि आप भी चाहिए कि महिला शक्ति की आवाज इस मंच पर और ज्यादा बुलंद हो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगा, बल्कि आप बिल्कुल फौरन कट करिए और महिलाओं को बुलाइए। हम Thank ये you very समझेंगे कि महिला सशक्तिकरण में हमारा यही योगदान, ये भी यही योगदान है। आप बहुत- बहुत- बिल्कुल बहुत- बहुत बुलाइए। शुक्रिया हरीश रावत और के साथ में जुड़ने के इंडिया लिए। न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, इंडिया न्यूज़ को भी और न्यूज़ एक्स को भी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।